हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेलमेंट एंड प्लेस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रेजेंटेड बाय पूजा बत्रा, एक्सटेंशन लेक्चरर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, GCW नारनौल। आज के टॉपिक में हम बेलमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। आज की वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें प्लेस वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। बेलमेंट एंड प्लेस जो है ये भी हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर का जो मर्केंटाइल लॉ या BRF की बुक है उसी में ये सिलेबस कवर होता है हमारा। तो अगर आप नेक्स्ट हमारा सबसे पहले हम आपको देखेंगे कि व्हाट इज़ बेलमेंट, कि बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट की जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 148 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, बेलमेंट एज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर for some purpose upon a contract that she shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। ये डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। इसमें आपको सिर्फ बेलमेंट का अगर मीनिंग है तो बेलमेंट का मीनिंग सिर्फ इतना है, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि गुड्स की डिलीवरी होगी। और यहाँ पर डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ पोसेशन, पोसेशन का ट्रांसफ़र होना। पोसेशन का मतलब है होता है कि सिर्फ हस्तांतरण होना, एक से दूसरे के पास ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो यहाँ पर कहता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और यहाँ पे जो डिलीवरी होती है गुड्स की, आप अपने माल का, अपने सामान का आप किसी दूसरे पर्सन को देते हो। और वो किस लिए देते हो? ताकि वो कोई उस पर काम करे, किसी पर्पज़ के लिए। कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए हम ट्रांसफ़र करते हैं, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है वैसे ही उसके एक्चुअल ओनर के पास गुड्स वापस आ जाता है। तो बेलमेंट का जो अनुबंध है वो अनुबंध क्या कहता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, और जैसे ही अपन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दी शैल, और व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश द रिटर्न गुड्स मस्ट बी रिटर्न। या जैसे ही आपका जो डिलीवरिंग जो पर्सन है, जो डिलीवर करता है, वो जैसी गाइडलाइंस देता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको डिस्पोज करना है। तो ये है हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। नेक्स्ट जब हम इसमें देखेंगे इलस्ट्रेशंस है, जैसे कि ए गिव्स हिज लैपटॉप टू बी टू रिपेयर। ठीक है, तो जैसे ए ने अपना लैपटॉप दिया बी को रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर ए का जो गुड्स है वो बी को ट्रांसफ़र किया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स है या ट्रांसफ़र ऑफ पोसेशन है बी के पास, और फॉर सम पर्पज़ है रिपेयर करना। और जैसे ही वो पर्पज़ कंप्लीट होगा, बी रिपेयर कर देगा, वो लैपटॉप ए के पास रिटर्न किया जाएगा, वापस उसके ओनर के पास होगा। तो यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं है, ओनली पोसेशन ट्रांसफ़र है। दूसरा एग्जांपल है कि एक्स गिव हर ब्लेजर टू वाई फॉर ड्राई क्लीनिंग, कि एक्स अपना ब्लेजर है वाई को ड्राई क्लीनिंग के लिए देता है। तो सेम अगेन यहाँ पर भी दोनों सिचुएशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र कर रहा है, गुड्स का पोसेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, और जैसे ही वो पर्पज़ कंप्लीट होगा वो गुड्स उसके पास रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है पार्टीज़। पार्टीज़ दो हैं, एक हमारा कहता है बेलर और दूसरा बैली। बेलर, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज़ कॉल्ड द बेलर, एंड द बैली द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर्ड इज़ कॉल्ड द बैली। जो हमने पीछे एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में ए जो है वो अपना लैपटॉप बी को दे रहा है, तो ए यहाँ पर बेलर है और बी है यहाँ पर बैली, जिसके पास वो लैपटॉप पहुँचाया गया है। तो जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे वो जो ट्रांसफ़र करेगा वो हमारा बेलर कहलाएगा, और जिसके पोसेशन में गुड्स आएगा वो हमारा बैली कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फीचर्स एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एसेंशियल में सबसे पहला आता है हमारा डिलीवरी ऑफ पोसेशन। डिलीवरी ऑफ पोसेशन मीन्स गुड्स वन पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाना चाहिए। टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेलमेंट चेंज ऑफ पोसेशन इज़ नेसेसरी। ये एक केस है कविता तेहरान वर्सेस बलासरा हाइजीन प्रोडक्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पोसेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए। एक जो हमारी बुक है उसमें ज्वेलर का एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, तो वहाँ पर जो ज्वेलर के पास आप अपना प्रोडक्ट सेंड करते हैं और एक्चुअल में वो उस पोसेशन का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। जैसे कि आप किसी पर्सन से अपनी ज्वेलरी बनवाओ ज्वेलर से, तो आप क्या करो, आप उसके जो लॉकर्स हैं वहाँ पर सामान रखो
और जितना वो काम कर ले उसके बाद वापस से वहाँ पे रख दो और सुबह उसको देख कर आओ, तो वहाँ पर आपने पोसेशन ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो वहाँ पर ओनरशिप बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो पोसेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए बेलर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दूसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो गुड्स की डिलीवरी है कॉन्ट्रैक्ट के तहत होना चाहिए, कि बिना किसी अनुबंध के बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और ए बेलमेंट इज़ गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली इफ़ इट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। Bailment is a unique relationship between bailor and bailey, and where bailor deliver the possession of goods to the bailey for a particular purpose। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बैलर और बैली उन दोनों के बीच में एक अनुबंध होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर कोई अनुबंध नहीं है, ठीक है, तो बिना किसी अनुबंध के वहाँ पर उनके बीच का वो रिलेशनशिप नहीं बनाया जाएगा कि आपने पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जो एसेंशियल्स हैं, नंबर 1 में पोसेशन डिलीवर होना चाहिए एंड नंबर 2 में एक अनुबंध के तहत ऐसी डिलीवरी की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पॉइंट एसेंशियल्स का। थर्ड पॉइंट है हमारा जो कि डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, कि एक पर्पज़ के लिए ही डिलीवरी होनी चाहिए। कि आपने जैसे अभी पीछे जब हमने एग्जांपल देखे उसमें आपने ड्राई क्लीन के लिए कोट दिया, रिपेयर के लिए लैपटॉप दिया, तो ये एक पर्पज़ है, तो इसी पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। और जैसे ही वो पर्पज़, फोर्थ जो आएगा इसके एसेंशियल वो यही है, रिटर्न ऑफ गुड्स। जैसे ही पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है वैसे ही गुड्स उसके ओनर को रिटर्न किया जाना चाहिए। द बेलर इज़ ड्यूटी बाउंड टू रिटर्न द गुड्स ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। द गुड्स रिटर्न शुड बी द सेम एंड नॉट एनी अदर गुड्स, सेम ही होना चाहिए। इसके अलावा एक एक्सेप्शंस है जहाँ पे दिया गया है, मनी डिपॉजिट इन द बैंक विल नॉट काउंट एज बेलमेंट एज द मनी। ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि क्या बैंकों में जमा धन आपका निक्षेप है या बेलमेंट, मनी डिपॉजिट इन द बैंक इज़ बेलमेंट। तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, बैंकों में जो अमाउंट आपने जमा करवाया है वो बेलमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम वापस लेते हैं तो हमें सेम नोट सेम करेंसी नहीं मिलती है, बल्कि उतने ही जो अमाउंट होता है उतने ही अमाउंट का पैसा मिलता है, हमें सेम नहीं मिलता है। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल्स है कि सेम गुड्स आपको रिटर्न किया जाए। लेकिन अगर आपने बैंक में लॉकर ले रखा है और लॉकर में आपका सामान है तो वो आपका बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत आएगा। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बैलर। बैलर की ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ क्या होगी? सबसे पहली ड्यूटीज़ कि बैलर जो गुड्स बैलर के कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रांसफ़र कर रहा है उसमें कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई फॉल्ट है तो बैलर की ड्यूटी बनती है कि वो उस फॉल्ट को डिस्क्लोज़ करे। अगर वो ऐसा मैटेरियल फॉल्ट है और वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करता है और आपके जो बैली हैं उनको कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस के लिए वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? आपके बैलर का। इसका एक्सेप्शंस भी दे रखा है कि व्हेन द गुड्स आर गिवन ऑन हायर then in such a case even if the bearer is aware of the defect in the goods or not will be held responsible for the damage that has been caused owing to the existence of such vehicle। लेकिन जिस कंडीशन में, एक्सेप्शंस क्या है कि अगर बैली को पता है कि गुड्स में वो डिफेक्ट है, अवेयर का मतलब डिफेक्ट है और उसको पता है, तो उस गुड्स के डिफेक्ट की वजह से अगर बैली को कोई लॉस होता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पर बैलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूटीज़ के बाद राइट्स आएंगे हमारे बैलर के। लेकिन इससे पहले एक केस है जो कि हेमन वर्सेस नायंस एंड सन्स का है। इसमें प्लेंटिफ क्या करता है? रेंट देता है एक व्हीकल को फ्रॉम द डिफेंडेंट, बट द व्हीकल वॉज नॉट सुटेबल फॉर ट्रैवल एंड द प्लेंटिफ वॉज लेटर इंसर्ड। The court said that whether the defendant was aware of such shortcoming or not, he would be held liable. Second, in a situation where some work is to be carried out on the goods by the bailey, then the bailor should repay the necessary expenses to the bailor incurred by him. ये एक necessary expenses का है 158 के तहत। ये एक और ड्यूटीज़ आती हैं बैलर की कि अगर बैलर ने कोई काम, बैली ने बैलर के गुड्स पे कोई काम किया है
जैसे अगर अभी हमने देखा एग्जांपल में कि उसने कार दी थी, तो अगर कार का उसको पता है कि इसमें ये कमी है और वो उसको ठीक करवा लेता है, तो ये एक्सपेंसेस जो बैली ने बियर किए हैं, ये एक्सपेंसेस वो बेलर से लेने का राइट रखता है। लेकिन इन अदर सिचुएशन सेम बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उननेसेसरी एक्सपेंसेस को पे करे जो कि बैली ने इनकर किए हैं या उसने खर्च किए हैं। सेकंड आता है पे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इसके अलावा बेलर की ये भी राइट ड्यूटीज़ बनती है कि अगर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेली ने किए हैं तो वो उनको भी रीपे करे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो आता है कि जब आपका बेली आपको गुड्स रिटर्न करे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक्सेप्ट कर दें अपने गुड्स को, आप डिनाई ना करें उसको लेने से। लास्ट, इंडिमेंटिफाई द बेली। ठीक है, बेलर की ड्यूटी बनती है, बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बेली को इंडिमेंटिफाई करे, इंडिमेंटिफाई को क्षतिपूर्ति करे अगर आपके गुड्स के टाइटल में डिफेक्ट होने की वजह से बेली को कोई भी एक्सपेंसेस पे करने पड़ गए हैं तो। नेक्स्ट आता है बेलर के राइट। अभी हमने ड्यूटीज़ पढ़ी, बेलर के 4 राइट आते हैं। पहला राइट आता है कंपनसेशन का। कंपनसेशन आपको 3 केसों में मिलेगी। अगर आपका जो बेली है अच्छे से गुड्स के पेपर टेक केयर नहीं करता और उसकी नेगलेंस की वजह से गुड्स ख़राब हो जाता है, या उसका अनऑथराइज यूज़ करता है, या उसका अनऑथराइज के साथ साथ यूज़ करने के साथ साथ वो उसे अपने गुड्स के अंदर मिला लेता है, तो इन तीनों कंडीशन में बेलर का ये राइट बनता है कि वो बेली से कंपनसेशन करवाए या उसके क्लेम करें अगेंस्ट। तो यहाँ सबसे पहले जो हम बताएं अनऑथराइज यूज़ का मतलब होता है कि जिस पर्पज़ के लिए गुड्स दिया गया है उस पर्पज़ के लिए गुड्स को यूज़ ना करके किसी अदर पर्पज़ के लिए गुड्स को यूज़ करना अनऑथराइज यूज़ कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू क्लेम द इंक्रीज और प्रॉफिट इन द गुड्स। अ बेलर हैज़ द राइट टू क्लेम एन इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्यूर्ड फ्रॉम द बेल्ड गुड्स। बेलर का ये राइट बनता है कि वो अपने गुड्स में अगर कोई इंक्रीमेंट या कोई प्रॉफिट होता है तो उसको क्लेम करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा बेलर का ये राइट बनता है कि अगर बेली कोई इनकन्वीनियंस यूज़ करता है या अनऑथराइज यूज़ करता है उसके गुड्स को, तो वो उसी टाइम टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट आता है राइट टू डिमांड। राइट टू डिमांड का मतलब होता है कि वो किसी भी टाइम अपने गुड्स को वापस पाने की डिमांड कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका टाइप ऑफ बेलमेंट में आप देखोगे कि 2 टाइप के बेलमेंट होता है, एक होता है ग्रेट्युटीशियस और दूसरा होता है नॉन ग्रेट्युटीशियस। ठीक है, कि आपका निःशुल्क है और सशुल्क है। निःशुल्क में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट देते हैं तो उसके बदले में आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। सशुल्क में आपको देने के बदले में पैसे मिलते हैं। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड को गाड़ी दे रहे हो चलाने के लिए कार, तो यहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ग्रेट्युटीशियस है, निःशुल्क है। लेकिन वही अगर आप किसी को रेंट पे कार दे रहे हैं तो वो नॉन ग्रेट्युटीशियस है और वहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आप वापस मांग सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से सामने वाली पार्टी को प्रॉफिट की जगह लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट करने का फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। नेक्स्ट आएगा हमारा ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बेली। बेली की ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज़ क्या बनती है? वही सबसे पहला टेक केयर करना, जो भी गुड्स बेली के कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेल किया गया है उसकी प्रॉपर टेक केयर करना। एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी इंटेलिजेंसी जो करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। दूसरा, लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन। अगर बेली यूटिलाइज द गुड्स बिल्ड पर जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग या जो यूज़ किया जाता है अनऑथराइज यूज़ किया जाता है, तो उस कंडीशन में कोई भी डैमेज अगर होता है गुड्स को तो उसके लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा बेलर को। नेक्स्ट आता है बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने माल के साथ मिक्स ना करे। दूसरा, अपने माल के साथ अगर वो मिक्स कर लेता है तो 2 कंडीशन बनती है, अगर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है और अगर गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। द बेली इज़ लायबल टू बियर द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेपरेट द गुड्स और एनी डैमेज। ठीक है, तो उस टाइम तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको वो बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। दूसरा,
व्हेन द गुड्स कांट बी सेपरेटेड, अगर सेपरेट नहीं कर सकता है तो गुड्स का जितना लॉस होता है उसके लिए आपका बैली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एग्जाम्पल दिया गया है, एक्स बेल्स ए कंटेनर ऑफ मिल्क हैविंग 5 मिलीलीटर ऑफ मिल्क टू वाई, और वो उसके अपने मिल्क के साथ मिला ले लेता है, तो वहाँ पर वो पूरा लॉस को कंपनसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट आता है पे फॉर एनी लॉस और डैमेज इफ़ द बैली इज़ फोर्स टू रिटर्न द गुड्स ऑन टाइम। ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को या उस गुड्स को रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बैली की होती है, कि जो आपके बैलर का गुड्स है उस गुड्स को रिटर्न करें, और गुड्स के साथ अगर कोई इंक्रीमेंट या प्रॉफिट है उसको भी रिटर्न करें। जैसे कि यहाँ पे सी है, सी अपना जो डॉग है वो डी के पास टेक केयर के लिए छोड़ता है, और डी क्यों पेप हैज़ होता है, तो यहाँ पे डी ना सिर्फ डॉग का बल्कि डॉग के साथ साथ पप को भी डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आएगा राइट ऑफ बैली। बैली के राइट्स क्या हैं? बैली का पहला राइट है कि उसे गुड्स के बारे में जो डिफेक्ट्स हैं उनको पता करवाने का, कि उन्हें उसके बारे में पता हो, उसका राइट रखता है। दूसरा जो राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस, अगर उसने बैलर के गुड्स पर कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो उन एक्सपेंसेस को क्लेम करने का राइट बैली रखता है, कि right to claim expenses in a situation where some work is to be carried out on the goods by the belly, then the belly has the right to claim the necessary expenses। ठीक है। तीसरा right to line। लाइन का क्या मतलब होता है? when the belly has एक लाइन का राइट होता है बैली के पास, कि वो गुड्स को लाइन कर सकता है अपने पास। लाइन का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, आप गुड्स को रोक के रखने का अधिकार। लाइन का सिंपल मीनिंग है रोक के रखने का, मतलब आप गुड्स को रोक सकते हो। कब तक रोक सकते हो? जब तक कि आपकी कुछ डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। और डिमांड्स क्या होगा कि आपने उस गुड्स के रिगार्डिंग कोई स्पेशल वर्क किया है, लेबर की है, तो उस लेबर और स्किल की रिगार्डिंग जो आपका अमाउंट बनता है, जो आपके पैसे बनते हैं, वो आप पाने का अधिकार रखते हो, और तब तक वो आपको नहीं मिलते हैं तब तक आप गुड्स को रोक सकते हो। यहाँ पे पूरा मैंने लाइन के बारे में दिखाया है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लाइन। लाइन क्या होता है? यहाँ पे लाइन इज़ अ राइट ऑफ वन पर्सन टू रिटेन पोसेशन ऑफ गुड्स owned by another until the possessor's claim against the owner have been satisfied। ठीक है, तो सेम वही है कि आप माल को रोक सकते हैं। कब तक रोक सकते हैं? जब तक कि पोसेसर कौन है? पोसेसर मीन्स जिसके कंट्रोल में गुड्स है, जिसने माल को रोका है। जैसे मेरे पास आपकी ओनरशिप का अगर कोई गुड्स है तो मैं उसको तब तक रोक सकती हूँ जब तक कि आप मेरे कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस को पे नहीं कर देते हो, या ठीक है। इन द कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट आता है, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बैली हैज़ द राइट टू एक्सरसाइज द लाइन ओवर द गुड्स बेल टू हिम। ये एक इंग्लैंड के हॉल से बेल की एक डेफिनेशन है। लाइन इज इन इट्स प्राइमरी सेंस ऑफ राइट इन वन मैन टू रिटेन द विच इट इन हिज पोसेशन बिलोंगिंग टू अदर until certain demands of the person in possession are satisfied। ठीक है, कि माल को तब तक रोके रखने का अधिकार जब तक कि पोसेसर की कुछ डिमांड्स को पूरा नहीं कर दिया जाता है। लाइन दो तरीके का होता है, एक होता है पर्टिकुलर लाइन और दूसरा होता है जनरल लाइन। पर्टिकुलर लाइन के रिगार्डिंग एक ये नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है। एनी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द बैली फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स देन इट शुड बी बोर्न बाय द बैलर। बैली इज इंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स टिल ही इज़ पेड फॉर हिज सर्विस। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर जो आपका बैलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक्सपेंसेस को पे करे। बैली का राइट बनता है कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस को कंपनसेट करवाए। तो यहाँ पर कंपनसेट, अभी बोला कि आपकी कार आपका फ्रेंड ले गया, ठीक है, और उसने क्या किया, उस पर एक्सपेंसेस उसकी कुछ कमी थी उसको पूरा करवा दिया, तो आपको वो कार दे देगा, तो आप उसको पैसे क्यों दोगे? है ना, नॉर्मल हम ह्यूमन बींग्स हैं भाई, तुमने चलाई तुम ठीक करवा ली, मैं चलाता मैं ठीक करवा लेता, तो मैं मेरी मर्ज़ी होती तब करवाता, तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए उसे ये अधिकार दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि वो उस गुड्स को, उस कार को तब तक रोक सकता है जब तक कि उसके रिगार्डिंग जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं वो आप पे नहीं कर देते हो।
और ऐसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किए गए एक्सपेंसेस के तहत अगर आप गुड्स को रोकते हैं तो वो कहलाता है हमारा पर्टिकुलर लाइन। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है। अकॉर्डिंग टू 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच कन्फर्म्स ऑन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑफ पर्टिकुलर लाइन gives the right to retain possession only of goods in respect of which the changes or dues have arisen। ठीक है, the right of particular line can be successfully claimed if by the exercise of labor or skill there has been some improvement of the goods. The right of particular line can be claimed only in respect of goods upon which labor or skill has been exercised by the belly। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस गुड्स को रिटेन कर सकते हो जिसके रिगार्डिंग आपने एक्सपेंसेस किए हैं या पर्टिकुलर स्किल ऐड का पर्सन, जैसे आपका कोई सूट है ना, उसको आपने स्टिच करने के लिए किसी को दिया है, तो उस पर्सन ने अपनी स्किल को यूज़ करके उसको स्टिच किया है, तो आपको वो तब तक वापस नहीं करेगा या उसका ये राइट है कि वो उस गुड्स को तब तक रोके रख सकता है जब तक कि आप उसको उसके एक्सपेंसेस पे नहीं कर देते हो। तो जिस पर एक्सपेंसेस किए गए हैं उसी गुड्स को रोक के रखना, उसी के एक्सपेंसेस के लिए, वो है पर्टिकुलर लाइन। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, अ डिलीवर ए रफ डायमंड टू बी अ ज्वेलर टू बी कट एंड पॉलिश, और वो उसको कट एंड पॉलिश कर देता है, तो आप उस डायमंड को तब तक रोक सकते हो जब तक कि जो सर्विसेज हैं वो नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है जनरल लाइन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरल लाइन on which gives the right to possession until the whole balance of amount is paid। whole balance of amount का मतलब है कि आप अपने किसी भी बकाया के लिए उस माल को या उस गुड्स को रिटेन कर सकते हो, रोक के रख सकते हो, तो ये हमारा कहलाता है पर्टिकुलर लाइन। इसमें एग्जांपल है, जो बैंकर्स हैं वो जनरल लाइन, जो बैंकर्स हैं वो हमारे जनरल लाइन को यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी डेब्ट के रिगार्डिंग वो माल को रोक के रखने का उनका अधिकार है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। 2 सिचुएशन में टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला, एज पर सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज़ वॉइडेबल एट द ओपिनियन ऑफ बेलर if bailey does any act with the goods that is contrary to the condition of bailment। आपने जो अनुबंध किया था उसके अगेंस्ट कोई काम करता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो बेलमेंट का। एग्जांपल भी है, आपने ड्राई क्लीन के लिए दिया था ब्लेज़र, लेकिन वो उसको पहन के घूम रहा है पार्टी में, तो आप टर्मिनेट कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा बेलर या बेली किसी एक की डेथ पर भी आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है टर्मिनेट हो जाएगा। तो आज का ये हमारा बेलमेंट का टॉपिक था, यहीं पे कवर होता है। ओके, थैंक यू।